अब हम लोग लाइव हैं। हम आपका आज टूटू बंधन के इस मंच पर स्वागत करते हैं, क्योंकि एसबी पर्ल ने एक बात कही है कि आज को समझना है तो हमें अतीत को खंगालना होगा। तो जब मैं इस संदर्भ में तैयारी कर रही थी कि रविंद्र कालिया सर को मैं कैसे देखूं, तब मुझे याद आ रहा था कि जुलाई सितंबर 2009 में लम्ही ने सर के ऊपर एक बहुत बड़ा काम किया था, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर विशेषांक निकाला था। अच्छा। और वह विशेषांक बहुत चर्चित भी रहा और लोगों के बीच में उसकी एक अलग तरह की धाक रही। हम उस पर बात करने से पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा अपने दोस्त साथियों को भी बताना चाहेंगे, जिससे जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर से लोग भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे यहाँ सौभाग्य की बात है कि वो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। आपका जन्म 2 नवंबर 1940 को मथुरा के वृंदावन में हुआ था। 1963 में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी साहित्य में एमए की योग्य सूची में आपका प्रथम स्थान था। एनएसडी यूनिवर्सिटी मुंबई में 4 साल आपने प्राध्यापन के पश्चात 1973 से इलाहाबाद महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज की प्राचार्य बनी। शिक्षा जगत से गहन और व्यापक संपर्क ने युवा वर्ग को जानने समझने का आपको अद्भुत अवसर दिया। आपके कहानियां उपन्यास सभी बहुत चर्चित और ख्याति लब्ध हैं। बेघर, नरक, दौड़, सुखम दुखम तो बहुत ज्यादा लोगों में पब्लिक रहा। दौड़ उपन्यास जो आज की तारीख में जिन बातों को कही जा रही है, उसे आपने बहुत पहले कह दिया था कि पूंजीवाद का जब दौर आएगा तो ये एक विखंडन का जो समय आएगा, उसमें एक संवेदना की जो स्थिति है बड़ी तेजी से बदलेगी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि दौड़ इतने आगे का उपन्यास है। वो आपने लिखा एक अदद औरत और उसका यौवन, जांच अभी जारी है जैसी तमाम चर्चित कहानियां संग्रह। छुटकारा मुझे विशेष याद आ रही है, जिसे मैंने पढ़ा हुआ है। इन सारे कहानियों के उपन्यासों के बरक्स आपका व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत ऊंचा मकाम रखता है। कितने शहर में कितनों बार को जब आप पढ़िए तो लगता है कि आपने पूरे भारत को किस नजर से देखा है और कितना बड़ा व्यापक फलक लेकर के आप चलती हैं, उस किताब के माध्यम से पता चलता है। जब हम रविंद्र कालिया सर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक कथाकार, संस्कृति कर्मी, पत्रकार और बेहद सक्रिय व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन 1 घंटे में करना मुमकिन नहीं है। लेकिन आज हम रवि कथा के माध्यम से जानना चाहेंगे मैम से कि कैसे उन्होंने रविंद्र कालिया जी को देखा, जाना, समझा, क्योंकि उनके विराट व्यक्तित्व, वो जालंधर से, आप यूपी से, 2 दिशाएं 2 तरफ थी, लेकिन वो 2 दिशाएं एक साथ चलती हैं। न सिर्फ चलती हैं बल्कि साहित्य में एक अपना विशेष स्थान भी बना लेती हैं। तो ये एक बड़ा रोचक तथ्य है। तो हम आपसे यही सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 2 दिशाएं मिली कैसे और मिलने का संयोग कैसे बना। देखिए, सारे काम साहित्य से ही हो गए। कहते हैं जिस क्षेत्र में आप होते हैं उसी क्षेत्र में सब कुछ होता है, लड़ाइयाँ भी, मोहब्बत भी, और मेरे ख्याल है शादी ब्याह भी। तो जबकि मेरा हिंदी से कोई लेना देना नहीं था, मैं तो अंग्रेजी पढ़ाती थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में, जवाहर राम कॉलेज में आराम से स्थायी नौकरी पर चैन से जीवन बिता रही थी। माता पिता के साथ रहती थी, कोई सुरक्षा की समस्या नहीं थी। और आपको बताएं कि ये ऐसी दिलजली दिल्ली थी उस समय कि जहाँ पर लगातार शादियाँ टूट रही थी, मोहब्बतें टूट रही थी, और वो एक बड़ा ही दिलजला समय था उस समय। दिल्ली में हर चीज़ का एक नकार उपस्थित था। लोग ये बड़े गर्व से बताते थे कि मुझे तो अपनी पत्नी में से अरहर की दाल की बू आती, मैं तो उसके पास जाता ही नहीं। कोई कहता था कि साहित्य में जब तक एक अदद प्रेमिका ना हो तब तक हम लिख नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे प्रेम विरोधी वातावरण में भी हम ना जाने कैसे टकरा गए और कैसे हमारा प्रेम हुआ। ये ज़रूर है कि हम दिल्ली की जगह चंडीगढ़ के रास्ते में मिले तो हमारा प्रेम भी बड़ा गतिमान रहा, क्योंकि वो बस की रफ्तार के साथ साथ चल रहा था। और एक दूसरे को पहले तो हमने जाना, एक दूसरे से असहमत हुए, एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हमारी जैसे कहना चाहिए चॉइसेस थी। जो मुझे लेखक पसंद थे वो उन्हें नापसंद थे, जो उनको पसंद थे उनको मैं बहुत ज़्यादा भाव नहीं देती थी। तो सारी ही बातें देखा जाए तो बिल्कुल अलग अलग थी हमारी।
और व्यक्तित्व के रूप में भी हम दोनों बिल्कुल दो ध्रुव थे। वो 6 फुट लंबे थे, मैं 5 फुट की हूँ, और मैं मुश्किल से 35-36 किलो मेरा वजन था, वो उस समय 70 किलो का उनका वजन था। तो आप सोच सकते हैं, वो पंजाब की खाए पिए व्यक्ति थे, लंबे तगड़े आदमी थे वो, और वो बड़ा ही जीवन को जीना चाहते थे बड़े फुल ब्लडेड तरीके से। और मैं बहुत ही एक गमले वाला जीवन जीती थी, क्योंकि मैं माता पिता के साथ रहती थी, मेरे पास कोई ऐसी चुनौती नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर भी साहित्य पढ़ कर एक आक्रोश इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि समाज में कई प्रश्न से उठा रहे थे। होता ये कि आप केवल अपने निजी जीवन की सुरक्षा नहीं देखते, आप अपने आसपास फैले हुए परिवेश को भी देखते हैं। और उतनी अकल आ गई थी कि हमें लगता था कि परिवेश में अब लोगों के सपने टूटने शुरू हुए हैं। तो हमें वो सवाल बहुत अच्छे लगते थे, अपने लगते थे, जहाँ पर इन बातों को टटोला जाए। और रवि की कहानियाँ वो काम करती थी। मैं तो कविताएं लिखती थी उस समय, कहानी कभी कभार लिखती थी, किसी ने मांगा तो लिखती कहानी, लेकिन रवि लगातार कहानियाँ लिखा करते थे, और उनकी कहानी मैंने पढ़ी भी थी। और उनकी कहानी ये कहना चाहिए कि मुझे 70% अच्छी लगती थी, 100% नहीं अच्छी लगती थी। जी ये सहमति मेरे साफ अंदर वही बनी है। रहती थी, कि मुझे ये लगता था कि ये लिखने का एक बड़ा ही ठंडा तरीका है जो वो लिख रहे हैं, जिस तरीके से जी मुझे लगता था कि बहुत डिस्पैशनेट होकर लिखते हैं, और मैं हमेशा बहुत पैशनेट होकर लिखती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि लेखन जो होता है वो भी एक आवेग होता है, और वो उस आवेग को निकाल कर लिखते थे। जी लेकिन मैंने ये पाया कि प्रेमी के रूप में ये सारी बातें गलत थी, नहीं लगती थी। प्रेमी के रूप में उनके अंदर इतने आवेग संवेग थे, और उनके पास इतना चाव था जानने का अपने पार्टनर को, तो हम लोगों का फिर संवाद चल निकला। और दोस्ती ऐसी नहीं थी कि मैं उनकी छाया बनूं, उन्होंने कभी ये चाहा भी नहीं कि मैं उनकी छाया बनूं। घरेलू स्तर पे जरूर थोड़े बहुत समझौते करने पड़े, कि अगर मुझे मूंग की और अरहर की दाल पसंद थी तो उनको राजमा और साबुत उड़द पसंद था, तो ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने पड़े। लेकिन मैंने देखा ये ज़्यादा बहुत महत्व की बातें नहीं है, और हम बस बहुत आसानी से ये भी कर सकते थे कि 2 डिशेस बना ली, और मैं कुछ और खा रही हूँ, वो कुछ और खा रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। ये छोटे छोटे डिटेल्स थे, इन पर हमने बहुत ध्यान भी नहीं दिया। मूल बात ये थी कि हम एक दूसरे के साथ खुश रह सकते थे, हम एक दूसरे के साथ लगातार बोल सकते थे। और तुम्हें पता है सुनीता कि ये जो बीत गए 50 साल एक साथ, कभी हमने सोचा नहीं था। जब वो मुझे मिले थे तो मैंने भी ये सोचा था कि ठीक है 4-5 साल साथ रहेंगे, नहीं बनेगा तो अलग हो जाएंगे। और अपनी नौकरी का एक बड़ा भरोसा था, ये लगता था कि भाई अपने पास और कुछ होना हो, नौकरी तो है। और अपने दिमाग के प्रति एक अकड़ थी कि जहाँ चाहेंगे जब चाहेंगे नौकरी मिल जाएगी। तो कभी भी नहीं था। और वो बाद में बताते थे कि उनके मन में भी यही था, उनके मन में ये था कि अगर ये मुझसे लड़ाई करेगी तो मैं अपने अटैची उठा के कहीं भी चला जाऊंगा और फिर वापस नहीं लौटूंगा। तो हम दोनों के अंदर ये तैयारी थी, और शायद इसीलिए ये सावधानी भी थी कि हम इतना झगड़ा ना करें कि वो वापस ही ना लौट पाए। कितना गहरा प्रेम था कि दोनों की तैयारी थी, लेकिन दोनों कभी अलग नहीं हुए और आज भी अलग नहीं हुए हैं। शायद उनके लिए तो इतनी नौकरियां छोड़ी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ी, उसके बम्बई से नौकरी छोड़ी मैंने। वो ठीक है कि वहाँ मेरी अपने आप छूट गई मेरे हरकतों से, मैं बार बार इलाहाबाद चली जाती थी, तो हाँ, और मुझे सर इस बात पे बहुत खुश हुए थे कि अच्छा हुआ तुम्हारी मुंबई की नौकरी छूट गई, क्योंकि आपने एक संस्मरण में लिखा था, वो संस्मरण मुझे ध्यान आ रहा है। और सर ने जब अपना संस्मरण लिखा तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। और एक चीज, जब मैं संस्मरणों को पढ़ रही थी, क्योंकि रवि कथा की बात हो रही थी, मुझे ध्यान आ रहा है कि आपसे शादी के समय और शादी से पहले भी सर ने एक बयान दिया था, मतलब उन्होंने अपना अनुभव साझा किया था कि आप जिंदगी में आ चुकी थी, बावजूद कश्मीरी एक लड़की थी जो उनको खत लिखा करती थी,
लेकिन हाँ। उसके 10 खत जो होते थे वो आपके एक खत पे भारी पड़ते थे। और उन्होंने उस उदाहरण में यह भी कहा कि जैनेन्द्र, अच्छा हुआ कि मुझे जैनेन्द्र जैसी प्रेमिका नहीं मिली जिसने आगे के उपन्यासों को लिख लिख करके इम्प्रेस किया। ममता मौलिक थी। तो क्या आप वो कश्मीरी लड़की के बारे में जानती थी? नहीं, मैं नहीं जानती थी। कभी सर ने बताया नहीं? हाँ? कभी सर ने आपसे चर्चा नहीं किया? क्योंकि उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है, अपने आख्यान में लिखा है। हाँ। तो उन्होंने उस बारे में आपसे चर्चा कभी नहीं किया, कश्मीरी लड़की के खत के बारे में? जो उनको लिखती थी खत? जी। नहीं, उन्होंने ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि लड़कियां स्पेलिंग की इतनी गलती करती थी कि किसी से मोहब्बत हो ही नहीं सकती थी। वो भाषा की अच्छा। बहुत कदर करते थे। जी। वो भाषा हाँ, की उसमें बहुत कदर करते थे और मेरे ख्याल है मेरी भाषा उनको बहुत अच्छी लगती थी। मैं जिस तरह से बाद में तो कहने लगे, शादी के बाद जब बच्चे छोटे थे और किसी बात पे चिढ़ जाते थे, मैं कुछ कहती थी तो बच्चे, तो रवि कहा करते थे बच्चों से कि देखो तुम्हारी माँ के पास जुबान नहीं चाकू है, वो ये कहा करते अच्छा। थे। तो बाद में, लेकिन पहले उनको मेरी ये तेजी बहुत अच्छी लगी थी। जब मैं उन्हें मिली थी तब उनको मेरी ये तेजी बहुत अच्छी लगी थी। और आदमी के पास देखिए, जब और कोई हथियार नहीं होता है तो भाषा को ही हथियार बनाता है। और लेखक जी। और शिक्षक और विचारक क्या करता है, वो भाषा को ही अपना औजार और हथियार दोनों बनाता है। तो उतना सब तो था। और रवि के अंदर भी कोई कम नहीं थी। रवि ऐसी बात कह देते थे कि जिससे कि बिल्कुल पानी पानी हो जाऊं मैं। एक बार मुझे याद है, वो राजकिशोर एक पत्रकार थे, वो एक मैगजीन जी। निकालने वाले थे, परिवर्तन नाम जी। की। ये मैंने रवि जी। कथा में लिखा भी है ये। तो उन्होंने जी। मुझे चिट्ठी लिखी, मैं इलाहाबाद में थी। उन्होंने कहा ममता जी आपका एक कॉलम मुझे हर महीने चाहिए इसमें, आप इसमें हर महीने कॉलम लिखिए। तो मैंने रवि से कहा, मैंने कहा ये एकदम नई पत्रिका है राजकिशोर की और वो मुझसे कॉलम मांग रहे हैं, कहीं ये बंद ना हो जाए। तो रवि ने कहा तुम लिखना शुरू करो, बंद तो हो ही जाएगी। अच्छा। मतलब लिखना शुरू करो, बंद तो हो ही जाए। इस तरह से। तो वो मुझे हमेशा पटरी पर रखते थे। कभी भी ये नहीं हुआ आज तक कि रवि कभी लेखक के रूप में बहुत अपनी डींग मार सके, और कभी ये नहीं हुआ कि मैं भी अपनी बहुत शान मार सकूं। मुझे तो लेखक माने ही नहीं जाता था घर में। मतलब बच्चे भी मुझे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते थे। ये मान के चलते थे कि भाई मम्मी लिखती है तो किसी न किसी कमर्शियल मैगजीन के लिए लिखती है। एक बार मेरे बेटे से, जब वो 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो उसके टीचर्स ने पूछा कि आपके माँ बाप क्या करते हैं, जी। अन्नू से। मेरे बड़े जी। बेटे के नाम है अनिरुद्ध, उसको घर में अन्नू कहते हैं। तो जी। उससे पूछा गया कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, तो उसने कहा कि दे आर बोथ राइटर्स। उन्होंने कहा क्या ओके। करते, क्या लिखते हैं? तो उसने कहा माई फादर इज अ लिटरेरी राइटर एंड माई मदर इज अ कमर्शियल राइटर। अरे। और घर आके उसने ये बात बताई। तो मैं तो बड़ी चिढ़ गई। मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों कहा? रवि बड़े खुश हुए। रवि ने कहा हाँ मेरा बेटा है, बताओ तुमने क्यों कहा ये? तो कहने लगा आप हमेशा बहुत पतली पतली कोई बड़ी खराब खराब सी मैगजीन आती है उनमें लिखते हैं, और मम्मी ओहो। रंग बिरंगी पत्रिकाओं में, मम्मी चिकनी रंग बिरंगी पत्रिकाओं में लिखती है। तो अब अच्छा। उसको मैं क्या कहती, 13-14 साल के लड़के को मैं क्या कहती भाई? तो उसे ये नहीं पता कि वो रंग बिरंगी पत्रिकाएं जो है, उन्हीं से इतने पैसे घर में आ जाते थे कि घर की गाड़ी चलती थी। और नहीं तो मेरे कॉलेज में तो ये था, कच्चा कॉलेज था, उसमें कभी वेतन मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी 2 महीने नहीं मिलता था। जैसे प्राइवेट कॉलेजों का हाल है यूपी में, इस तरह का हाल था जी। वहाँ। तो मैं उसकी कमी पूरी करती थी पत्रकारिता से। तो कई मैगजीन में कॉलम लिखा करती थी उस समय। तो ये बात जी। जो है, तो घर में मेरे लिए, घर में लोगों के लिए ये मनोरंजन की बात थी कि मैं लिखती हूँ। बच्चे भी इस चीज़ की हंसी उड़ाते थे। और रवि का तो ये था कि वो सोचते थे ठीक है जो कुछ कर रही करने दो, कोई ऐसी नुकसानदेह काम तो कर नहीं रही है ना। जी। घर में बैठी हूँ मैं एक तरफ, जब सब सो जाते थे तब मैं लिखा करती थी। तो कोई भी हमारे को लेखन को लेकर संघर्ष नहीं हुआ। और वो दिन में लिख लेते थे जब मैं कॉलेज जाती थी। तो होता ये था कि हम एक दूसरे को लिखते हुए कभी पकड़ ही नहीं पाते थे, इसलिए ये कभी कोई बढ़िया है। संघर्ष ही नहीं हुआ। लेखक के रूप में कोई संघर्ष ही नहीं हुआ। कभी शायद ऐसा नहीं था। शायद महिला लेखन में ये एक बड़ा टूल है कि कभी जेंट्स देख ही नहीं पाते कि महिलाएं कब लिखती हैं। मैं जब चंद्रिका सोरेस्का का भी आत्मकथा पढ़ रही थी तो उन्होंने भी कहा कि मैं चांदनी रात में लिखती थी क्योंकि मेरे पति को हाँ, लिखना पसंद नहीं था। उनके सामने स्थिति दूसरी हाँ, थी। लेकिन मेरे साथ ये नहीं था। हाँ, उनको कोई आपके लिखने सामने से दूसरी। परहेज नहीं था।
वो बिल्कुल मस्ती में रहते थे और 2 पैक के बाद सोते थे तो बहुत अच्छा सोते थे। गहरी नींद सोते थे। अच्छा। तो सा- मुझे ऐसा कोई मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी और हमारे जी संबंध बहुत अच्छे थे। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, ये बात जी है। तो इसलिए हम मेरे पास ऐसी कोई समस्या नहीं थी, पर मेरे पास फिज़िकली टाइम नहीं होता था। क्योंकि मैं समझिए कि अपना लेक्चर भी तैयार करती थी थोड़ा बहुत, एक क्लास में लेती थी। जबकि मैं प्रिंसिपल थी लेकिन मैं एक क्लास ज़रूर लेती थी। और साथ ओके ही साथ ये कि मेरे से मिलने-जुलने वाले, हम दोनों से मिलने-जुलने वाले बहुत आते थे। हमारे घर तो साहित्यिक अड्डा था, वहाँ बहुत जी भीड़ रहती थी। अक्सर लोग कहते थे कि भई ठीक है, रानी मंडी में बैठ लिए, अब कॉफ़ी हाउस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह का कॉफ़ी हाउस ही था हमारा घर, या कह लीजिए जी टी जी हाउस था हमारा घर। और हमें अच्छा जी लगता था, दोनों का अच्छा लगता था ये। जी बातें करना, गप्पे मारना, हँसना-हँसाना, और बहुत इकट्ठे होते थे, हमारे यहाँ पूरा जमावड़ा लगता था लड़कों का। तो हम्म उसके बाद खाना खाना, बच्चों को थोड़ा-सा देखना, उनका होमवर्क देखना। उस ज़माने में ट्यूशन वगैरह नहीं हुआ करती थी बच्चों की, अपने आप ही पढ़ते थे वो लोग। थोड़ा बहुत मैं देख लेती थी उनका काम। रवि कभी बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे, तो रवि अपने मस्त मौला टाइप आदमी थे। और मैं सब चीज़ों की ओर थोड़ा-थोड़ा ध्यान देती थी, और मैं ये कहती हूँ कि मैं सभी काम थोड़ा-थोड़ा खराब करती थी। लेकिन लोग ये कहते थे कि भई ठीक है, आप इतनी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं, यही बहुत है। उसके बाद सुबह किसी तरह से उठ के बच्चों को तैयार करके पहले भेजना, उसके बाद खुद तैयार होके कॉलेज जाना, सारा दिन कॉलेज चलाना, उसके बाद लौट कर आना। जब आओ तो हमेशा घर में 2-3 लोग बैठे मिलते थे, अतिथि। फिर चाय के हम्म दौर शुरू हो जाते थे हमारे यहाँ। जी लेकिन ये बहुत अच्छा जीवन था, मतलब एक छोटे शहर में रहते हुए भी हमारा जो जीवन था वो जिंदा दिली से भरपूर था। और मैंने हम्म यही कोशिश की कि रवि कथा में ये सारी जिंदा दिली आ जाए, क्योंकि हम लोगों के घर में कभी भी ऐसा मनहूस वातावरण नहीं रहा, जैसा कि मैं कई बार लोगों के यहाँ देखती हूँ। एक कमरे में पति बैठा है, एक कमरे में पत्नी बैठी है, और कोई कोई काम नहीं कर रहा। आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, तो अपना अपना मोबाइल लेके बैठे रहते हैं लोग। और हमारे समय में मोबाइल नहीं था, लेकिन लैंडलाइन फ़ोन था। और हम लोगों का ये था कि हम आपस में एक दूसरे में इतने मशगूल रहते थे, और अपने दोस्तों के साथ इतने मशगूल रहते थे कि हमें फ़ोन की याद ही नहीं आती थी, जब तक कोई फ़ोन पे हमसे बात ना करे। और जो जीवन था हमारा, वो इतना था कि कभी रवि ने किताब लिख दी, रवि की आ गई किताब, और हम लोग किताब छपने के बाद एक दूसरे को पढ़ते थे। आज तक कभी ये नहीं हुआ कि रवि अपने पेजेस मुझे सुनाए या मैं अपने पेजेस उन्हें सुनाऊं। तो मेरे ख्याल अगर ऐसा किया होता तो रवि भाग खड़े होते, अगर मैंने ये कोशिश की होती कि मैं अपनी रचनाएं सुनाना शुरू कर दूं। क्योंकि जी जी वो हमसे कहते थे कि भाई लेखिकाएं जो है अतिलेखन बहुत करती हैं, बहुत ज़्यादा लिखती है, वही कहते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए वार्निंग की तरह से थी। और मेरे साथ हम्म होता ये था कि मैं अंग्रेज़ी भी पढ़ने का शौक़ रखती थी, हिंदी भी पढ़ने का शौक़ रखती थी। और हमारे इलाहाबाद में तो इस चीज़ को लेके एक स्पर्धा थी कि अगर नई किताब आई है तो सबसे पहले किसने पढ़ी। तो उसकी चर्चा करने लगता था वो आदमी, तो बाकी सब बड़ा फ़ील करते थे कि अरे हमने अभी तक नहीं पढ़ी। किसी न किसी तरह से माँग के, चोरी करके, उधार लेके, किसी भी तरह से वो किताब पढ़ना ज़रूरी होता था। और ये तड़प मैं यहाँ दिल्ली में नहीं देखती हूँ, जो तड़प थी जी इलाहाबाद में थी। तो वो जी ज़्यादा जी जीवन तो यही है। और जो आप कह रहे थे कि भई इतना सारा परिवेश, कितने शहरों में कितनी बार मैं आ गया, तो जीवन में सुनीता जिसको जितने धक्के लगते हैं ना, उसका परिवेश उतना ही विस्तृत होता चला जाता विस्तृत हो जी है। बिल्कुल बिल्कुल ज़िंदगी आपको इतना सिखा देती है ना? जी ज़िंदगी आपके लिए एक पाठ्य पुस्तक बन जाती है। और आप उसी स, के थ्रू आप जीवन में इतने लेसन सीख लेते हैं, इतने सबक सीख लेते हैं कि और उसके बाद जी कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी सबसे जी बड़ा गुरु है। जी तो हम उस रवि लोक के पास कहावत को कह सकते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। चूंकि आप कवयित्री भी रही हैं तो रवि तक आप पहुंच गई। और इस तरह से हर कदम हमने आशिकी की। अगर हम जी, इसको टैग लाइन में कर दें कि इस तरह से हाँ, हमने बिल्कुल। हर कदम आशिकी की। फैज की जो लाइन आप लोगों के नहीं, ये जीवन मैं में तो कहूँगी इसकी टैगलाइन ये होनी चाहिए, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। ओके क्योंकि आप इसको उलट जी दीजिए। बिल्कुल जी क्योंकि आ, रवि तो इतने व्यापक थे वहाँ पर इलाहाबाद में कि कोई भी अगर शरारत होती या कोई लतीफ़ा होता, अगर वो लतीफ़ा मान लीजिए जम नहीं रहा है, तो लोग कहते थे कि कालिया ने कहा है। कालिया कहना अच्छा लतीफ़ा हाथ पकड़ लेता था वो, जो भी लतीफ़ा अच्छा होता था। कोई भी अच्छा बात होती थी, तो हमेशा ये होता था कि भई रवि ने ये बात कही है।
कालिया ने ये बात कही है, और वो बात तुरंत मान ली जाती थी कि हाँ मकबूल है, ये बात ऐसा हुआ ही होगा। तो रवि के नाम से बहुत शरारतें जो उन्होंने नहीं की वो भी चली जाती थी, ये भी अच्छा। होता था कई तो ये रवि के जीवन इलाहाबाद के गलियों की खूबी है मैम, वहाँ पे कुछ साहित्यिक गंध ऐसी है कि कुछ खबरें हवा में यूं ही तैरने लगती हैं। हाँ, शायद ये भी बिल्कुल। एक अच्छा, वहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर व्यक्ति जो है वो लिखने को और पढ़ने को लेके आंदोलित रहता है। ये एक बहुत ही शुभ लक्षण है। मुझे लगता है कि ये छोटे शहरों में होता है ये, जी। कि लिखने पढ़ने को लेकर आप लगातार स्पंदित रहते हैं, आंदोलित रहते हैं, और उसको लेके बहुत भड़क भी जाते हैं। किसी ने अगर ये कह दिया, जैसे मुझे याद है एक बार भैरव प्रसाद गुप्त ने 7वें दशक के लोगों के लिए कह दिया ये हरामियों की पीढ़ी है। अच्छा, 7वें दशक के लेखक थे दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, जी। काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, काशीनाथ। मुख्य जी। रूप से, और विजय मोहन सिंह, जी। ये सब जी। 7वें दशक में थे। अब ये बात आकर किसी ने बताई, शायद सतीश जमाली ने आके बताई कि भाई भैरव जी ने कॉफी हाउस में और ये कहा है कि 7वें दशक के लेखक हरामियों की पीढ़ी है। वो कहने लगे अच्छा, ओहो। उन्होंने ये कहा हरामियों की पीढ़ी है, तो ये तो साबित करना पड़ेगा कि हरामियों की पीढ़ी है। कैसे कह दिया उन्होंने? अब ये लोग सब चले गए और भैरव जी के घर के सामने जाकर, और इन्होंने उनके मैदान के सामने बैठकर जोर जोर से रात में चिल्लाना शुरू किया चारों ने। विजय मोहन तो बनारस में थे, काशी जी। बनारस में, ये तीन लोग पहुंच गए और तीनों ने जी। जाके चिल्लाना शुरू किया, भैरव प्रसाद गुप्त, हिम्मत है तो बाहर आओ, हिम्मत है तो बाहर आओ। अब वो बुजुर्ग थे हम लोगों से बहुत, वो जी। ऐसा नहीं था कि आप उनके बारे में इस तरह से आज़ादी ले सकते हैं, लेकिन ये इनको गुस्सा चढ़ गया सबको। ये लोग चिल्लाने लगे। वो नहीं आए बाहर, उन्होंने घर की सारी बिजली बंद कर दी और वो सोने चले गए। तो ये लोग सुबह तक में बैठे रहे। सुबह जब हुई तो इन्होंने कहा अब धरना हमारा समाप्त हुआ। अब वो कैमरे का अच्छा। जमाना नहीं था, नहीं तो उसकी कोई फोटो होती। तो इन सब ने जी। धरना दिया और वहां से आ गए और फिर सबने लेख लिखे, 7वें दशक की कहानी, किस्सा 4.5 यार, और ये सारी चीजें तभी आई हैं जब भैरव जी ने सबको हरामियों की पीढ़ी कहा था। और उसके बाद इन्होंने सिद्ध कर दिया कि कहानी अब भैरव जी के हाथ से फिसल कर, नई कहानी अब फिसल कर अब 7वें दशक की पीढ़ी के हाथ में आ गई। भाई ज्ञान रंजन चार ने एक यार से के हाथ यादगार में कहानी उस लिखी। समय हाँ, उसमें एक टैग लाइन चला था, 4 यार के हाथ में ये दशक चला गया। हाँ मैंने कहीं पढ़ा था कि 4 यार के जी जी। हाथ में ये दशक चला गया। वो 4 यार रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह और काशीनाथ तो सिंह का था, जो नहीं, वो बहुत 4.5 यार, प्रगाढ़ था। वो 4.5 यार माने जाते थे। दूधनाथ अच्छा। सिंह, काशीनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, ये 4 हो गए। और विजय मोहन जी। सिंह आधे आलोचक थे और आधे कहानी लेखक थे। वो ओके। कहानी भी लिखते थे, आलोचना भी, तो उनको आधा जी। माना गया। तो अच्छा। किस्सा 4.5 यार, इस तरह। मैंने अच्छा। भी एक लेख लिखा था, काशीनाथ किस्सा सिंह ने साढ़े लिखा चार है। यार और ये काशी की तो पूरी किताब ही है जी, इसमें, उन्होंने इसमें है ना? लिखा हाँ है अपने जी, हाँ संस्मरण हाँ में, उन्होंने 4.5 यार को बड़े जी, अच्छे हाँ से जी लिखा जी और बड़ा जी कॉमिक शैली में जी लिखा है, जी। बल्कि बनारसी शैली में लिखा है, जिसमें एकदम लफाजी और भाषाओं का वो जो गालियों का जिस अंदाज में वो लोग अपने एक दूसरे से पेश आते थे, उस शब्दों का हाँ, भी वो उन्होंने जरा ज्यादा इस्तेमाल है, किया। वो काशी में है लेकिन वो बनारस की शायद संस्कृति में शामिल है। वो जो जी। गालियाँ हैं जी। वो भी उस संस्कृति का ही हिस्सा है ना? जी। तो जी। वैसे मैं ये मानती हूँ कि मैं गालियों को थोड़ा खारिज करती हूँ। मुझे तकलीफ होती है क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ और मेरे स्वभाव के विपरीत है वो चीज़ें। लेकिन काशी के पास बहुत अच्छी रचनाएं हैं, उन रचनाओं को आप खारिज नहीं कर सकते। काशी के जी। पास एक से एक अच्छी कहानियां हैं, ज्ञान जी। रंजन के पास यादगार कहानियां हैं। यानी इस पीढ़ी ने ये तो दिखा ही दिया कि इसके पास जो सोचने का, लिखने का मादा है, ये तो जी। उन्होंने दिखाई दिया है ना? जी। और जी। उसके बाद भी 8वें दशक में भी ये लोग पूरी तेजस्विता से लगातार लिखते रहे। और आप भी देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ज्ञान रंजन ने, रवींद्र कालिया ने, इन लोगों ने संपादन में फिर एक नई पीढ़ी खुद अपने आप खड़ी कर दी। जो युवा लेखन का जो अंक जी। निकला था, आपको याद होगा 2004 में, हाँ, मुझे याद है, याद है। 2004 में निकला था वागर्थ का, रवि तब जी, संपादक वागड़। थे। जी। तभी जी। सब चंदन पांडे, मनोज पांडे, मनीष चंदन पांडे, मनीषा ये सारे कुलश्रेष्ठ। लोग, राकेश मिश्र, तरुण जी। कुणाल भटनागर, सिंह। मनीषा कुणाल सिंह। जी। कुलश्रेष्ठ, ये सारे जी। लोग तभी उस अंक में पहली बार छपे हैं।
जी जी और सबकी कहानियां ऐसी थी, वो अभी तक समझिए इतना अधिक लिख चुके हैं। मनीषा जी गुलश्रेष्ठ ने तो उसके बाद झड़ी लगा दी, इतना अच्छा लिखा उसने, है जी ना। जी जी लगातार उसकी, और मनोज पांडे की भी लगातार रचनाएं आई। चंदन पांडे का इतना अच्छा वैधानिक गल्प आ गया, उपन्यास, उनकी जी कहानियां एक से एक यादगार रही, उनकी कहानी पर जी फिल्म भी बनी है। तो कुणाल कुणाल बहुत टैलेंटेड कुणाल थे। सिंह जी अच्छा, कुणाल तो जी आप सोचिए कविता के आदमी थे। जब हम जी कलकत्ते गए तो कुणाल केवल कविता लिखते थे, एक जी कविता की पत्रिका निकालते थे वो। और उन्होंने फिर सनातन बाबू का दाम्पत्य जैसी इतनी अद्भुत कहानी उन्होंने लिखी। और ये सब कहीं ना कहीं इसके पीछे परोक्ष रूप से रवि थे। प्रतिभा इन बच्चों की थी, लेकिन रवि क्या करते थे कि प्रेरित करते थे, उकसाते रहते थे हर एक को। कभी चैन से न जी बैठते थे, न बैठने देते थे दूसरों को। ये था जी उनका। तो ये बात जी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो किसी न किसी को लेखक बना के ही छोड़ते थे। वो ये थोड़ी थोड़ी राजेंद्र यादव वाला गुण था, लेकिन राजेंद्र यादव की कुछ शरारतें वो नहीं करते थे। राजेंद्र यादव कुछ और आगे बढ़ जाते थे, रवि उतने आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन जी रवि के अंदर भी ये था कि वो सारे गुण थे जिससे कि एक अच्छे रचनाकार को आप विकसित करते हैं, उसको मोल्ड करते हैं। ये बातें उनके अंदर थी। तो रवि कथा जी भी समझ, और देखो तुम्हें पता है रवि कथा का ओरिजिन कैसा हुआ। रवि कथा मैं नहीं लिखना चाहती थी, मेरे मन में बहुत सी बातें थी, लेकिन मैं नहीं लिखना चाहती थी। जी वो एक पत्रिका है तद्भव, जी साहित्यिक पत्रिका, लखनऊ से हाँ निकलती जी है। जी जी तो उसके संपादक अखिलेश जो है, वो अखिलेश जी हमारे जी बहुत निकट, हाँ वो बहुत निकट रहे हमारे। वो जब जी बीए में उन्होंने एडमिशन लिया तब वो इलाहाबाद में हमारे घर आए थे। बच्चे थे जी तब, क्या है बीए का लड़का क्या होता है। उस समय न जाने कितने लड़के ऐसे थे जो बीए में पढ़ रहे थे और हमारे घर आया करते थे। उनमें एक और लड़का था, फिल्मों में बहुत सफल हो गया वो, उसका नाम कुछ था लोचन, कमल लोचन पांडे, कमल जी लोचन पांडे। जी और एक अखिलेश थे, और दो तीन जी लड़के और थे जो सब लिखने के प्रति बहुत एंथुजियास्टिक थे। तो ये लोग हमारे घर आया करते थे, कभी अपनी कोई प्रारंभिक रचना लेके आते थे, लिखते थे। खैर अखिलेश तो शुरू से ही सिद्ध थे, लिखते थे। जब अखिलेश ने तद्भव निकाला तो सन 16 में अखिलेश ने मुझसे कहा कि आप रविंद्र कालिया पर संस्मरण लिखिए, रवि कथा करके। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं नहीं लिखूंगी, अभी चोट बहुत ताज़ी है और मुझे मत कहो लिखने के लिए, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। उस समय मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी और मैं नहीं जी लिखना चाहती थी, और मैं बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना चाहती थी जी अकेले। जी तो मुझे रोज सुबह शाम फ़ोन कर करके, जैसी अखिलेश की आदत है, क्या क्या कहेगा, आपने शुरू किया कि नहीं किया लिखना, आपने शुरू किया कि नहीं किया लिखना, कह कह के उसने मुझसे ज़बरदस्ती, उसने मुझसे एक बार रवि कथा लिखवाई। जब मैंने लिखी तो अखिलेश ने कहा इसमें ये बात रह गई, इसमें वो बात रह गई। अखिलेश मुझे समझा रहे हैं कि अरे वो बात रह गई उसमें, इलाहाबाद की वो वाली बात रह गई। इस तरीके के अखिलेश ने क्या किया कि मुझसे दूसरी किस्त लिखवा ली। और फिर धीरे धीरे ये हो गया कि और अखबार वाले कहने लगे मुझे हमें भी चाहिए। रवि के बारे में दरअसल ये है कि चाहे कितनी भी अब चर्चाएं फैली हो, रवीन्द्र कालिया के बारे में जिज्ञासा बहुत लोगों को, उत्कंठा बहुत है जानने की। यहाँ पर न जाने कितने उनके शोध छात्र मेरे पास आते, एक एक चीज़ पूछते, उनकी फ़ोटो के सामने खड़े हो जाते, वो जानना चाहते हैं कि क्या कर रहे थे, ये फ़ोटो जब खींची उस समय कहाँ थे। मैंने कहा ऑफिस में थे उस समय। तो उनका थोड़ा ग्लैमर है, उनके नाम के साथ एक ग्लैमर जुड़ा हुआ है, जी क्योंकि वो पत्रकारिता में भी थे। और जो पत्रकारिता से पहुंचता है, देखिए साहित्य में, उसकी ट्रेनिंग तो पहले ही हो जाती है, क्योंकि वो ट्रेनिंग पत्रकारिता आपकी कर देती है। आपके अंदर जी दो चीज़ें आ जाती है, एक तो आप अपनी रचना में कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने भी पत्रकारिता की है, मैंने साहित्यिक जी पत्रकारिता की है। रवि जी ने तो जी बहुत की है, डेली पत्रकारिता भी की है उन्होंने तो, रवि ने। जी तो आप ये देखिए कि जी जब आप पत्रकारिता करते हैं तो आपके अंदर खबरों को लेकर एक किस्म का एक भाव पैदा होता है कि आपको इस यथा तथ्य इसको पहुंचाना है। जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट फॉर फैक्चुअल ट्रुथ, वो आपके अंदर आ जाता है। तो रवि के अंदर ये था, और रवि ये कोशिश करते थे कि जो लेखक आए वो ऐसे बने लेखक कि ये ना लगे कि वो जो लिख रहे वो निरी गप है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि निरी गप है, क्योंकि आज के मनुष्य को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपकी गप्पबाजी पढ़े। हर आदमी जो पढ़ता है वो उसमें से कुछ सार ग्रहण करना चाहता है। तो रवि ये करते जी थे एक काम, और ये चीज़ उन्होंने अंत तक रखी है। अंत तक आप सोचिए, उनकी
मृत्यु के बाद जब उनका जिस दिन फ्यूनरल हो रहा था, उस दिन फ्यूनरल घाट पर मुझे राजीव कुमार ने अंक दिया तद्भव का, मेरे हाथ में दिया। उधर रवि की चिता जल रही थी क्रिमेटोरियम में, जी और जी मेरे हाथ जी में जो अंक आया वो तद्भव का अंक था, जिसमें पहला लेख रवि का लिखा हुआ था, ये जो है इलाहाबाद। और तब मुझे लगा ये एक लेखक का अंत इसी तरह का होता है, कितना कुछ होता है जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है, कितनी चीज़ रवि की आधी आधी है। सब मुझे कहते हैं आप इसे पूरा कीजिए, लेकिन देखिए कोई लेखक किसी दूसरे लेखक की रचना को पूरा नहीं कर सकता है। संभव उनका नहीं। स्टाइल, अच्छा उनका स्टाइल बिल्कुल अलग था। उनकी उनकी भाषा में इतनी उर्दू के शब्द आते थे, मैं इतनी उर्दू नहीं जानती हूँ। मैं तो बहुत डर डर के उर्दू का प्रयोग करती हूँ अगर कहीं करती हूँ तो, क्योंकि मैंने उर्दू खाली बोलचाल से सीखी है। इलाहाबाद में हम रहते थे, रानी मंडी में, वहाँ जिसको देखिए वो आपको सलाम ही करता था हमेशा, और जिसको देखिए वो आपसे कोई ना कोई उर्दू का शेर आपको पेश करके चला जाता था। तो हम जी रानी मंडी के बाशिंदे रहे, तो हमने उर्दू बोलचाल से सीखी है। जैसे कि मैंने थोड़ी बहुत पंजाबी सीखी थी अपनी सास से बोलते बोलते, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती थी पंजाबी। तो मेरा तो कई भाषाओं से टकराव हुआ, जबकि मेरे जीवन में खाली हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएं थी। तो मुझे जी बाद में बहुत सारी भाषा, जब मैं बम्बई गई तो मराठी सीखी मैंने, थोड़ी थोड़ी गुजराती सीखी मैंने वहाँ जाकर। तो जगह जगह की भाषाएं हैं, थोड़ी बहुत तेलुगु सीख ली अपनी एक सेविका से। इस तरह से अगर मान लीजिए कि हमने 50 शब्द सीख ली किसी भाषा के, तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमने ये सीखा। और मैं ये मानती हूँ कि जी ये उत्कंठा बनी रहे, ये चीज़ों के प्रति एक जिज्ञासा बनी रहे, तो बहुत बड़ी बात है। और रवि कथा में मैंने कोशिश यही की है। और थोड़ा थोड़ा इसके पीछे एक प्रेरणा और भी थी, जो छोटे मुँह बड़ी बात है, और मेरी ख्याल है मेरी किताब शायद उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये था, जब मैंने शिवरानी देवी की किताब पढ़ी थी प्रेमचंद घर में, तो मैं जी बहुत प्रभावित हुई थी उस किताब से। जी, वो कितनी किताब है भी निष्कलुष, बहुत अच्छी। हाँ, कितनी निष्कलुष तरीके से उन्होंने कितनी बातें प्रेमचंद की लिखी हैं। और वो भी लिखा है जब दोनों की बहस होती है, वो कहती जी क्या फायदा, तुम क्यों गए वहां पर, अरे वो मिले ही नहीं गांधी जी, तो तुम्हें मिले ही नहीं वहां पर। इस तरह वो बहस भी करती है लगातार। शिवरानी जी देवी बहुत समझदार थी, और वो प्रेमचंद को एक बच्चे की तरह ट्रीट करती थी कई बार। और जी कई बार ये होता है कि पति पत्नी की निगाह में कई बार बच्चा ही बन जाता है। वो इतनी नादानियाँ करता है, वो इतनी बेवकूफ़ियाँ करता है कि हमें कई बार लगता है जैसे कि हम उससे बड़े हैं, क्योंकि जी स्त्रियाँ बहुत जल्दी समझदार हो जाती हैं। जब उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है तो स्त्रियाँ जी समझदार जल्दी हो जाती हैं। और वो शायद जी और वो जी मैम। अपने पति को संभालते समय वो ये मान के चलती है कि जो जो ये गलती करेगा उस गलती को मुझे ठीक करते चलना है। लेकिन ये नहीं है कि हम उनको कोई सुधार घर में भर्ती कर लेते हैं, ऐसा होगा तो जी, रहेंगे ही नहीं करते। सुधार गृह ऐसा की नहीं जरूरत करते हैं, नहीं है। लेकिन फिर भी लेकिन रविंद्र सर ने एक थोड़ा बहुत तो करते हैं, है ना। और रवि तो रविंद्र डांट के सर ने कहते थे मुझे। जी रविंद्र सर ने लेकिन लम्हे में अपने संस्मरण में लिखा था कि जब वो जालंधर से निकलकर दिल्ली और दिल्ली के रास्ते से मुंबई धर्मयुग के ऑफिस पहुंच गए थे, उन्होंने बाकायदे बहुत मेहनत करके अंग्रेजी में अपने पिताजी के लिए खत लिखा। लेकिन पिताजी को खत में प्रेम तो नहीं नजर आया, लेकिन उसमें गलतियां हजारों नजर आई, तो उन्होंने उसके हिज्जे हाँ, लिखकर भेज दिए और बोला उन्होंने वापस कि पोस्ट कर दिया। जी और उसमें एक लिख दिया निशान, कि इसको लाल निशान कैसे लगा कैसे दिया। याद करना वही है। वही तो बात है, उनके पिता जन्मभर शिक्षक रहे, उनके पिता जी हेड मास्टर थे अंत में। तो वो गलती देखते थे कहीं पे तुरंत वो अंडरलाइन कर देते थे। अच्छा मैं भी कभी, मेरी आदत है, मैं भी जन्मभर टीचर रही हूँ, तो मेरी भी आदत ये थी कि कभी कोई बात होती थी मैं बच्चों को कभी जोर से डांट देती थी किसी बात के लिए, तो रवि कहते थे कि घर में क्लास खोल के बैठ जाती है ममता। कभी भी कोई बात होती तो अच्छा वो सब लोग एक हो जाते थे। मतलब माता जी, मेरी सास, बच्चे और रवि, ये सब एक तरफ हो जाते थे, मैं अकेली रह जाती थी मोर्चा लेने वाली। तो ये कहते थे, रवि कहते थे कि ये ममता जो है शाम के समय अपनी कोचिंग क्लास खोल के बैठ जाती है। तो इस बात को लेकर बहुत होता था, तो मैं ज़्यादातर चुप रहती थी, और इसीलिए सब बातें कहानियों में डाल देती थी अपनी। जैसे बोलने वाली औरत कहानी है मेरी, हाँ जी वो हाँ जी इसीलिए, हाँ, वो इसीलिए हाँ लिखी गई है, क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर मैं बोलूँगी तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। तो जो जो बातें नहीं बोल सकती हूँ वो सब कहानियों में डाल देती थी मैं। ये जी होता था मेरे साथ, और इसीलिए जी उस समय मैंने इतना लिखा, क्योंकि मेरा मस्तिष्क भी बहुत खोलता था। और रवि भी इतना लिख पाए शायद इसीलिए, क्योंकि वो भी सवालों से टकराते थे,
और रानी मंडी जी में एक बिल्कुल दूसरी नई जिंदगी हमको देखने को मिली। हमने निम्न मध्य वर्ग देखा, अल्पसंख्यकों का, उनके जीवन में कितनी समस्याएं हैं। मात्र जीवित रहना ही कितनी बड़ी समस्या है, जी अस्तित्व की समस्या है इतनी बढ़िया। जी तो खुदा से ही सलामत में रवि ने पूरा का पूरा वो वातावरण उतारा है उन्होंने। जी रवि के उपन्यासों में ये चीजें बहुत आई हैं। जी उन्होंने जो खुदा भी सलामत को लेकर जी खुदा सलामत को लेकर के कमलेश्वर जी ने एक वाक्य उनसे कहा था कि जरा इसका जी दानी कैप्सूल बताना। तब रविंद्र कालिया सर ने कहा कि पूरी किताब की मैं दानी कैप्सूल कैसे बताऊं। तब उन्होंने कहा कुछ तो केंद्रीय भाव बता दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। वो रोचक प्रसंग उन्होंने शेयर किया था अपने उस संस्मरण में, मुझे ध्यान आ रहा है। मैम आपसे एक इसी रवि कथा को लेकर के एक सवाल बीच में आया था कि क्या हाँ रवि कथा में ये सारे प्रसंग मौजूद हैं जो अभी आप बता रही हैं, क्योंकि दर्शक जानना हाँ हाँ, चाहते हैं। मेरे ख्याल है 328 से भी ज्यादा इसमें है। रवि कथा में अच्छा ये सब बातें हैं और जी इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं, क्योंकि हाँ मैम, इतना लंबा एक चीज जीवन है। और जी हाँ एक चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगी। ज्ञान प्रकाश विवेक जी ने एक संस्मरण लिखा था कालिया सर पे, जब वो विशेषांक निकला था। उसमें वो कहते हैं रविंद्र कालिया सर ने शायद उनसे कहा था, जब वो कोट कर रहे हैं, ये किसका फोन है? मैम डीएन लिखा, आपका फोन आ गया। अच्छा बीच में आपको सबका फोन है। मैम कोई बात कोई अच्छा बात कोई आवाज आवाज आ रही है तेज, हटा दूं क्या? हटा दीजिए हटा दीजिए। लेकिन ये फिर मुश्किल हो गया, आप बात करिए। अच्छा ठीक। मैं आवाज आ रही है मैम? मेरी आवाज मिल रही है मैम? आ रही आवाज आ रही है। हाँ उसमें एक उन्होंने उनसे साझा किया था जिसका वो जिक्र करते हैं। इस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे क्या रवि कथा में इसका भी जिक्र है? कभी कालिया सर ने आपसे साझा किया था? वो इलाहाबाद के संदर्भ में एक बात कहते हैं, इलाहाबाद अपेक्षाकृत एक कठिन और बददिमाग शहर है। यहाँ जड़े जमाना बहुत मुश्किल काम है। असहमति, विरोध, अस्वीकार और आक्रामकता इलाहाबाद के मूल तेवर में है। इस संदर्भ में आपका क्या विचार मत है इलाहाबाद के संदर्भ में जो उनका कॉन्फ्लिक्ट और द्वंद्व था? हाँ नहीं देखिए, इलाहाबाद है तो बहुत मुश्किल शहर। पहली जी बात तो वहाँ पर जमना बहुत ही कठिन काम है। जो भी नया व्यक्ति पहुँचता है वहाँ पर, उसको बड़ा संदेह और परहेज से देखा जाता है, क्योंकि वो एक किस्म का जिसे कहना चाहिए लेखकों का एक हब बन गया है, अड्डा। और वो लोग अपनी फक्कड़पने में, अपनी मुफलिसी में वो लोग बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट हैं। वहाँ पर उन लोगों को कोई भी नया जो जाता है वो एक तरह का हस्तक्षेप करने वाला लगता है। और रवि ने इसी चीज़ को लिया है, क्योंकि रवि जब पहुँचे हैं तो सबने कहा अरे एक पंजाबी और आ गया यहाँ पर। मतलब इस तरह की एक प्रेजुडिस थी। यानी पहला पंजाबी उपेंद्र नाथ अश्क को माना गया, तो दूसरा पंजाबी रविंद्र कालिया को माना गया। और वो ये अब वो भूल जाते हैं कि जो लेखक होता है वो ना पंजाबी होता है ना बंगाली होता है, वो तो लेखक ही होता है। जी आप ये नहीं कह सकते हम किसी जाति से या किसी भाषा से जुड़े हुए नहीं होते हैं। एक स्वभाव है, और वो स्वभाव चाहे एक सामूहिक स्वभाव होता है लेखक का। तो रवि ने ये अपने संस्मरण में ये बात लिखी है। और देखो वो ये कहा करते थे कि मैं इलाहाबाद में पूरी किताब लिखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहने लगे बहुत सी चीज़ें मेरे अंदर धुंधली हो गई है। मैंने कहा चलेंगे इलाहाबाद चलेंगे, तुम ताज़ी कर लेना। तो वो चुप हो गए एकदम, क्योंकि तब तक उनके अंदर बीमारी जो है जड़ जमा चुकी थी। और वो ये जानते थे कि उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। जबकि अखिलेश ने ये कहा था कि आप जब तक चाहें तब तक आप इलाहाबाद पे लिखिए, मैं छापूंगा, ये उसने कहा था। लेकिन उनकी जो एक ही किस्त उन्होंने लिखी, वो उनका जीवन जिस दिन पूर्ण हुआ उस दिन वो किस्त जो है वो तद्भक जो सामने आया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इलाहाबाद में जड़े जमाना मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार आप वहाँ जम गए तो वहाँ से उखड़ना भी उतना ही पीड़ादायक है, जैसे किसी भी शहर से होता है। जैसे गरम राख पिक्चर थी ना, वो कौन सी थी वो, गरम हवा।
गर्म हवा में जिस तरह दिखाते हैं कि एक बूढ़ी है वो चूल्हे के पास बैठी है, उसको ले जाना घर से निकालना कितना मुश्किल है कि अब ये वतन तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम्हें दूसरे वतन में जाना है। तो इलाहाबाद छोड़ना बिल्कुल एक तरह से वतन छोड़ने जैसा काम है। इलाहाबाद में अगर एक बार आप पहुंच गए, आपको लोगों ने स्वीकृत कर लिया, आपके घर में बैठने लगे लोग, आपके साथ नमक रोटी खाने लगे, उसके बाद उस शहर को छोड़ना बहुत कठिन काम होता है। मैंने भी जब छोड़ा इलाहाबाद, तो वो ठीक है कि मैं पहले तो सोचा था कि 3 साल के लिए जा रहे हैं कलकत्ते, खाली नौकरी लेकर जा रहे हैं, 3 साल में वापस आएंगे। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, हम कलकत्ते से दिल्ली आ गए, इलाहाबाद गए ही नहीं, और दिल्ली में फिर दिल्ली में बस गए, और ऐसे हालात बने कि दिल्ली में रहना ही पड़ा हमें। कहना चाहिए वही है कि पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। जी, दिल्ली से शुरू हुआ था सफर और दिल्ली में पहुंच दिल्ली में गए। ही आके ठहरा। जी जी मैम, आप चूंकि आप इस किताब के संदर्भ को लेकर ही हम बात करना चाहते हैं, मैं उसी किताब को एक केंद्र में रख करके आप अपने अनुभव के आधार पे जो मौजूदा प्रेम है या अंतरजातीय संबंध है, इसको अपने जीवन के सफलता और सफलता से जुड़कर कैसे देखती हैं आप? क्योंकि आपने कहा कि हमारे लिए वो जीवन साथी से ज्यादा दोस्त थे। ये दोस्ती का भाव तो दोनों तरफ से हुआ होगा ना? हाँ बिल्कुल। तो सुनते ऐसा है, मुझे लगता है कि अंतर जाति क्या, हमारा तो अंतर संस्कृति विवाह था और प्रेम था, क्योंकि पंजाब का कल्चर बिल्कुल अलग है और पंजाब की पूरी संस्कृति जो है बिल्कुल अलग है, और उत्तर प्रदेश की बिल्कुल अलग है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जाति का आग्रह ना मेरे अंदर प्रबल था, ना रवि के अंदर प्रबल था। और अंतर जातीय विवाह मेरे ख्याल है और प्रेम वही सफल होते हैं जहाँ जाति को लेके बहुत ज्यादा कोई किचकिच करने की मंशा नहीं होती, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता था इसमें बिल्कुल भी। देखिए मैंने कभी पहले, अब तो पहनने लगी हूँ, पहले कभी मैंने सलवार कमीज नहीं पहना, कभी पंजाबी नहीं बोली, कभी मैंने पंजाबी खाना नहीं खाया बहुत ज़्यादा। लेकिन जब रवि से मेरी शादी हुई और मैंने देखा कि इनको वो पंजाबी खाना याद आता है, तो मैंने पाक पुस्तकें खरीद के वो पंजाबी खाना बनाना सीखा, और अब मैं इतना अच्छा पंजाबी खाना बना सकती हूँ कि पंजाबी लोग मेरे खाने की तारीफ करते हैं। ये हिसाब है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी कि आपको जीवन पद्धति में डालनी पड़ती है, लेकिन उनसे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इस बात से मुझे तकलीफ नहीं होती थी। बाद में मुझे यूपी का खाना बड़ा बेमज़ा लगने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि उनके खाने में ना घी होता, ना तेल, ना मसाले, और पंजाब में हर चीज़ भरपूर होती है। इसी तरह से जीवन जीने की बातें हैं कि अंतर जातीय विभाग के साथ साथ ये था कि संस्कृति अलग अलग थी। भाई रवि जो थे हमेशा कहा करते थे कि मेरी बैकग्राउंड तो एग्रीकल्चर की है और ममता की कल्चर की है, तो मेरे घर में तो सुबह उठते किताब हाथ में आती थी, अखबार हाथ में आता था। रवि के घर में सुबह उठते थे तो समझिए कि बाजार से फल आ रहा, सब्जी आ रही, खेतों से, उनके खेतों से बोरे आ रहे हैं मक्की के। जी, ये हिसाब था। तो उनका बिल्कुल अलग बैकग्राउंड था। लेकिन ये भी है कि रवि अपने घर की उस सामाजिकता में एक ओस की बूंद की तरह के थे, वो उसके अंदर लिप्त नहीं थे वो, और शायद इसीलिए उनको वहां से उठाना आसान हो गया मेरे लिए कि वो उसमें पूरी तरह से शामिल नहीं थे। घर में कुछ भी होता रहता था, नीचे कपड़े धुल रहे हैं, नीचे खाना बन रहा है, तंदूर लग रहा है, रवि उसमें शामिल ही नहीं है, रवि ऊपर किताब लेके बैठे हुए हैं। इस तरह से जीना आसान हो गया, एक दूसरे को समझना बहुत आसान हो गया। तो हम दोनों के बीच में ये था कि साहित्य के सवाल बहुत ज़रूरी थे हमारे लिए। साहित्यकार, साहित्य के सवाल, साहित्य की पुस्तकें, ये सब हमारे लिए जीवन जीने मरने के सवाल थे। रवि को दिमागी ठस्सपन से बहुत चिढ़ती, वो अक्सर ये कहा करते थे, कहते कि किसी भी महिला से बात करता हूँ बोर हो जाता हूँ, क्योंकि वो दिमाग से बहुत ठस होती, वो हमेशा ही कहते थे। तो मैं कोशिश ही करती थी कि मैं अपने को बहुत जागरूक रखूं और मैं अपने को हमेशा अपडेटेड रखूं सारी चीज़ों से, क्योंकि रवि का ये था कि वो बिल्कुल सेम वेव लेंथ में बात करना पसंद करते थे, और अगर आपने उनकी बात को कैच नहीं किया तो बात करना बंद कर देते थे। तो हमने हमेशा ही कोशिश की कि एक दूसरे के साथ भावात्मक और बौद्धिक लेवल अपना समान रखें। जी।
मैम, मैंने आपके संस्मरण में एक जगह कहीं पढ़ा था कि एक बार आपके घर का बिल 40,000 आया था। उसके पीछे की क्या हाँ कहानी है? क्या वो रवि कथा में है? वो अंश हाँ, रवि वो कथा डाला में है, है? वो मैंने डाला है, जी, वो मैंने डाला है। क्योंकि वो चालीस अच्छा, हजार बिल बहुत बड़ा बिल हाँ है। मैं बताती हूँ आपको। वो बात है सन 91 की, सन 90 की बात होगी। उस समय ये था कि वर्तमान साहित्य एक पत्रिका है जिसके प्रमुख संपादक थे विभूति नारायण राय। तो उन्होंने कहा कि हम एक कहानी विशेषांक निकालना चाहते हैं, और उन्होंने इलाहाबाद में आके कहा कि रवि कालिया जी, हम चाहते हैं आप इसका संपादन करें। रवि उस समय ठाली थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। रवि ने कहा ठीक है, मैं करूँगा ये काम। शुरू में तय हुआ था कि मुश्किल से 10-15 कहानियां लेकर एक विशेषण छाप देंगे। अब रवि तो कोई काम छोटे स्केल पे करते ही नहीं थे, उनका हर काम मेगा स्केल पे होता था। जी तो जी उन्होंने सारे देश में फ़ोन करना शुरू किया, लैंडलाइन फ़ोन से। उस ज़माने में फ़ोन बहुत महंगा होता था, एसटीडी कॉल बहुत महंगी पड़ती थी। उन्होंने सबको फ़ोन करना शुरू किया। यानी वो अंक ऐसा था कि उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी कहानी ना हो। क्या निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोपती, समझिए कोई भी ऐसा लेखक नहीं था जो कि उसमें ना हो। तो हर एक की उन्होंने उसमें कहानी छापी। असगर वजाहत, कामता नाथ, कोई नेम जी ऑथर नहीं होता है, मन्नू भंडारी, सभी सबका कुछ ना कुछ था उसमें। उपेंद्र नजर की बहुत लंबी इंटरव्यू थी, समझे ना। उन्होंने एक लेख लिखा था महिला लेखन पर, बहुत लंबा। तो रवि रोज सारा समय, और वो रवि कभी चिट्ठी तो लिखते नहीं थे किसी को, केवल फ़ोन से काम चलाते थे। वागर्स का संपादन भी सारा फ़ोन से किया उन्होंने, और नया ज्ञान का संपादन भी फ़ोन से ही होता था। तो अच्छा तो वर्तमान साहित्य का जब उन्होंने संपादन किया, तो कुछ लेखक जैसे कि कृष्णा सोपती, इस तरह की लेखिका थी, वो चाहती थी कि रोज उनसे पूछा जाए कि कहानी की प्रगति क्या है, कितनी कहानी लिख ली आपने। उनको बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, फिर ये भी था कि रवि उनके हम वतनी थे, तो दोनों पंजाबी में बात करके भाषा का भी सुख लेते थे। और रवि की जी वो अच्छी दोस्त थी, रवि की अच्छी दोस्त थी। तो जी जी रवि रोज उनसे बात करते थे, और बात धीरे धीरे पंजाब के पुराने दिनों में चली जाती थी। वो भी पंजाब के किस्से सुनाती थी, रवि भी सुनाते थे। तो लंबे लंबे फोन हुआ करते थे इनके। होता ये था कई बार कि सामने रखा गर्म खाना ठंडा हो जाता था, और वो पंजाब की गर्म रोटियां याद करते रहते थे फोन के ऊपर। अच्छा हाँ, दोनों पे दोनों। अच्छा, जी निर्मल वर्मा जी को भी कई बार फोन किया, क्योंकि निर्मल वर्मा भी एक खास किस्म के लेखक थे, और जल्दी किसी के जी लिए कहानी लिखते नहीं थे, और विशेष रूप से उन्होंने कहानी लिखी थी। और कोई ऐसा नहीं था, मार्कंडे क्या, दूधनाथ सिंह क्या, सबकी कहानियां वर्तमान साहित्य के महाविशेषण पे आई, यहाँ तक कि उसके 2 खंड निकालने पड़े। और जब तक ये काम पूरा हुआ, कहानी मंगाने का काम, सारी कहानियां आई जब तक, तब तक फ़ोन का बिल आ गया। 2 महीने में बिल आता था उस समय फ़ोन का, और 2 महीने का 40,000 बिल था। अब मैं तो बड़ी परेशान हो गई, मैंने कहा कहाँ से देंगे? हमारे यहाँ क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस था, तो बिजली का बिल भी ऐसे ही आता था, 20,000, 18,000 ऐसे बिजली का बिल आता था। ये सब खर्चे इतने बड़े थे कि इनको पूरा करने में घबराहट हो जाती थी कई बार। जो छोटे शहर में धन की उगाही बहुत मुश्किल है। आपने किताबें छाप दी, लेकिन जब तक अगली किताब किसी को नहीं चाहिए, तब तक वो आपका बिल पे नहीं करता। तो वहाँ से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता था। खाली लोक भारती प्रकाशन और हिंदी भवन, 2 ऐसे प्रकाशक थे जो जल्दी से पेमेंट कर देते थे, तुरंत कर देते थे। बाकी लोग जो इंतज़ार करते थे कि अगली किताब जब छपेगी तब देंगे। तो 40,000 का जब बिल आया, मैंने कहा ये कैसे देंगे? पहले तो टेलीफ़ोन ऑफ़िस में जाके पता किया गया कि भई इतना बिल नहीं हो सकता, ये गलत बिल है। उन्होंने पूरा जी डिटेल दिखा दिया लंबा। उस समय कोई कंप्यूटर तो था नहीं उस समय। उन्होंने पूरा बिल का एक बहुत लंबा खाता दिखा दिया। उन्होंने कहा ये सारे कॉल आपने किए हैं। तो वो बिल बिल्कुल सही था। तो रवि ने क्या किया, प्रेस का टाइप बेच के वो बिल चुका दिया। अच्छा, टाइप बेच दिया। प्रेस का टाइप बहुत होता है प्रेस में। तो रवि कहने जी लगा चलो ये टाइप आजकल काम नहीं आ रहा, ये नहीं काम आ रहा, उठा के सारा प्रेस का टाइप बेचा, इकट्ठे किए पैसों, जाके बिल पे कर दिया। वो इस तरह के काम करते थे। और इन्हीं बातों से कई बार ये होता था कि बहस भी हो जाती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये जीवन जीने का तरीका बहुत खराब है, ऐसा मुझे लगता था। जी लेकिन वो सुन तो होते नहीं थे, वो अपनी तरह से जीते थे। और जी वर्तमान साहित्य के महाविशेषांक ने तो बहुत सारे सबक सिखाए, हमें भी और रवि को भी। हालत ये हो गई हमारे घर में, एक दिन चित्रा मुद्गल आई दिल्ली से इलाहाबाद। वो जी आई, बहुत देर बातें करती, नेचुरली हम बहुत पुराने मित्र हैं, तो हम तीनों बैठ के बातें करते रहे, हंसते रहे।
लगातार। तो जब वो चित्रा जब दूसरे कमरे में चली गई तो हमारी सेविका ने कहा यही कृष्णा सोबती है क्या, क्योंकि उसके पहले वो कृष्णा सोबती के नाम के बहुत डिस्कशन सुन चुकी थी हमारे घर में। अच्छा हाँ, जी तो वो सोचने लगी कि ये कृष्णा सोबती है, तो बस से बताया गया नहीं ये दूसरी लेखिका है, ये कृष्णा सोबती नहीं है, ये साहब है। तो वर्तमान साहित्य ने काफी जलजला ला दिया, क्योंकि रवि का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। रवि उस कहानी के इतने मोह में पड़ गए, ये लड़की कहानी के, और इस चक्कर में कि भाई कृष्णा जी ने मेरे लिए विशेष रूप से लिखी कहानी, तो उन्होंने क्या किया कि उस कहानी के ऊपर अग्रिम उन्होंने समीक्षा लिखवाई। राजेंद्र यादव भी ये काम करते थे। राजेंद्र यादव ने चाक के ऊपर अग्रिम समीक्षा लिखवाई थी, 3 समीक्षा एक साथ छापी थी उन्होंने चाक के ऊपर। अच्छा अलमा कबूतरी के लिए उन्होंने मुझसे कहा था कि ममता अलमा कबूतरी की तो समीक्षा लिख दो, तो मैंने कहा मुझे इतना पसंद नहीं आया कि मैं लिखूं। चाक मुझे पसंद है लेकिन अलमा कबूतरी मुझे पसंद नहीं था इतना। तो उन्होंने राजेंद्र यादव ने मुझसे तब कहा था, तो मैंने कहा आप मुझे समीक्षक समझते हैं क्या, मैं तो समीक्षक हुई नहीं, मैंने उससे ही कहा था। तो यही होता है कि राजेंद्र यादव और रविंद्र कालिया जैसे जुनूनी लोग जो होते हैं, इनको संपादन सूट इसलिए करता है क्योंकि ये जुनून में संपादन करते हैं और उस समय इनको और कुछ नहीं सूझता है। जिसको प्रमोट करते हैं उसको आसमान में चढ़ा देना चाहते हैं लोग। तो हमारे इसी तरह से ये महाविशेषांक निकला था। एक और प्रसंग मुझे ध्यान आ रहा है मैम, कहीं आपने जिक्र किया था और कालिया सर ने भी लिखा था कि 1990 में किसी लेखक की कहानी आई थी और कहानी चूंकि बहुत गड़बड़ थी और उसको उन्होंने पूरा का पूरा संपादित किया था, लेकिन उस कहानी में किसकी कहानी थी कहीं उल्लेख नहीं हुआ था। लेकिन बाद में पता चला कि उस लेखिका ने जो भी लेखक थे उन्होंने व्यंग्यात्मक संस्मरण लिखा सर के ऊपर। ये क्या रहस्य है, ये इसका भी जिक्र है क्या रवि कथा में? ये बात मुझे नहीं पता, ये मेरी जानकारी में नहीं है जी जो तुम कह रही हो, ये मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, वो उनके अच्छा ठीक है, मतलब ये उस संदर्भ में नहीं है। नहीं, कई बातें ऑफिस की वो नहीं भी बताते होंगे, क्योंकि मुझे जी कभी ऑफिस की बातें जानने में दिलचस्पी भी नहीं थी। ऑफिस में जी तो जी बहुत घटनाएं होती है ना, और लेखकों के जी साथ जब आप करते हैं, देखिए कोई एक मनोविज्ञान ये होता है, जिस लेखक ने रचना लिख दी वो ये मान के चलता उसने सर्वश्रेष्ठ लिखा है। अब उसमें जी ना तो परिवर्तन करना चाहता है ना संशोधन करना चाहता है, और संपादक की अपनी दृष्टि होती है, और संपादक के सामने पत्रिका को बेचना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो जी उसको जड़ता तोड़नी होती है, एक तरफ उसे मार्केट की जड़ता तोड़नी है, एक तरफ उसे साहित्य की जड़ता तोड़नी है, और दोनों के बीच जी में समन्वय रखना है। ना जी तो वो इतना चीप हो सकता है, अपनी पत्रिका को इतना हल्का नहीं बना सकता कि लोग कहें अरे ये क्या है। तो जी वो रवि एक बहुत विवादास्पद व्यक्ति थे, और उनके बारे में जितनी बातें पॉजिटिव है उससे कम नेगेटिव नहीं होगी मैं समझती हूँ, लेकिन मेरा वास्ता उनकी पॉजिटिव पर्सनालिटी से ही पड़ा। तो मैंने ये जी कोशिश की है कि मैं उनके बारे में अपने जो मेरे अनुभव हैं और जो मेरे जिस तरह से उनको लेकर इतनी हमेशा आज भी अंदर से इतनी जीवित रहती हूँ, अंदर से इतनी आंदोलित रहती हूँ उनको लेकर, मुझे लगता ही नहीं कभी कि वो नहीं है, मुझे लगता है वो है। तो जी मैं उसी को मैंने प्रक्षेपित किया है जी अपनी कविता में, और मेरे ख्याल में मैम इसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जी छोटे छोटे प्रसंग लिए ताकि कोई बहुत लंबा प्रसंग ऐसा ना हो कि आप बोर हो जाए, है ना। जी। और रवि कथा पुस्तक को आपने कितने अध्याय में लिखा है और वास्तव में किन किन विषय वस्तुओं का ज्यादा जिक्र है जो रोचक है पात्रों के लिए? कितने अध्याय में रवि कथा पुस्तक जो है कितने अध्याय में लिखा गया है? अच्छा अध्याय, अच्छा मैं देख के जी बताती हूँ आपको, मुझे पता नहीं है। जी मेरे ख्याल 20 ताकि अध्याय, पाठकों को जिज्ञासा 20 पैदा अध्याय, रहे कि वो किताब खरीद हाँ के पढ़ सके। नहीं मेरे ख्याल है 20 अध्याय तो शायद वो 19 या 20 अध्याय है इसके शायद, हाँ? अच्छा जी
नहीं, 31-32 दिख रहे हैं, 31-32, अच्छा 31-32। जी जी। और मेरे ख्याल से छोटे, जी जी 228 पृष्ठों की किताब है। जी। चूंकि गालिब छुट्टी शराब रविंद्र जी ने लिखा था और आप लिख रही है रवि कथा, तो पाठक जी। को ये देखना होगा कि रवि कथा गालिब से अलग क्या है रवि कथा में, क्योंकि वो रवि कथा जो वो ममता कालिया जी लिख रही हैं अपनी दृष्टि से, अपने एक दोस्त के संदर्भ में। और हाँ, तो रविंद्र जी, देखिए, रवि ने तो अपनी नादानियां लिखी है जो शराब पी के उन्होंने की। जी तो मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, मेरे पास ऐसी जी तो किसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं मस्ती में लिखूं। मैंने तो ये किताब जो लिखी है, मैं लगातार एक तरह का उस समय को जिया है। जैसे मैं जी उस टाइम मशीन में चली गई हूँ और मैंने उन दिनों को जिया है, और उसमें सभी कुछ आ गया है, मेरा पूरा समाज आ गया है। और चंडीगढ़ से लेकर वो यात्रा शुरू होती है और इस अकेले घर में आकर ख़त्म होती है। और इस अकेले घर में भी रवि के साथ 2 साल तो मैं रही, तो यहाँ पर भी वो है। ये सारे का सारा समय है इसमें, और उसके बाद का समय भी है कि उनके जाने के बाद कैसा लगा मुझे और मैं कैसे समय काट रही हूँ, इसके बारे में भी मैंने लिखा है। जी क्योंकि बिल्कुल अकेले जीवन जीना एक चुनौती भी होता है और एक चमत्कार भी होता है, और दोनों चीज़ों से मैं जी गुजर रही हूँ। और शायद ये तो बढ़ता ही जाएगा। पता नहीं कौन है जो कहते हैं कि समय के साथ घाव जो है वो भर जाते हैं। जी। ममता मैम की आवाज नहीं आ रही है। चूंकि पुस्तक रवि कथा की बात हो रही है, जो हमने हर कदम आशिकी की है। रविंद्र कालिया जी ने अपने खुदा सलामत रहे जब किताब लिखी थी, उसके बाद उन्होंने गालिब छुट्टी शराब जब की श्रृंखलाएं उन्होंने लिखनी शुरू की थी, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ था, पाठक उसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे। आज की तारीख में रवि कथा हमारे सामने है। रवि कथा की जो कड़ियां हैं वो ममता कालिया जी की दृष्टि से हमारे सामने आने वाली हैं। अब उसे हम कैसे, किस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, यह पाठक जरूर तय करेंगे। लेकिन गालिब छुट्टी शराब से रवि कथा तक की जो यात्रा है, उसे हमें समझना होगा कि ये कैसे एक दूसरे से संपृक्त हो रहे हैं। दो बड़े कथाकार अपने समय को अपने हिसाब से दर्ज कर रहे हैं, एक जो अब दुनिया में नहीं है, दूसरी जो उनको याद करके उस समय को जी रही हैं। और आज भी वो एक इंटरव्यू में कहती हैं, एक साक्षात्कार को जब मैं गत दिनों सुन रही थी, तब वो कहती हैं कि रवि तो कहीं गए ही नहीं है, वो तो मेरी स्मृतियों में है, उन्हें मैंने आज भी जिंदा रखा हुआ है। तो वो स्मृतियों में नहीं है, बल्कि आज भी यहाँ पे पटल में उनके जिंदा है। तो जाहिर सी बात है कि किताब में वो पूरी जिंदा दिली के साथ मौजूद हैं। उन संस्मरणों को अगर ध्यान पे देखा जाए तो आज की आशिकी को बाजारवाद और पूंजीवाद की हवा लग चुकी है। लेकिन अगर ममता जी अगर पुनः जुड़ती हैं तो हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो हर कदम आशिकी की है, उसमें और आज की आशिकी में क्या फर्क वो महसूस करती हैं। और यह किताब अभी प्रेस में है, अभी आई नहीं है। लेकिन इस किताब के बरक्स कुछ कुछ अंश हमने यहाँ वहाँ यत्र तत्र पढ़े हैं। और एक बार इन्होंने एक अपने संस्मरण में भी इसके संदर्भ में थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन वो जिक्र जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमने जब इस किताब के संदर्भ में बात करने का एक विषय तलाश किया था, तब मुझे ध्यान आया था कि ममता कालिया ने अपने इस किताब के संदर्भ में शब्दांकन पर एक अंश लिखा था। वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, रवि कथा भाग 2 के नाम से। एक मिनट।
आइए हम आप लोगों को रवि कथा के संदर्भ की थोड़ी सी झलक आप लोगों को देते हैं। वो लिखती हैं 30 जनवरी सन 1965 को जिस रविंद्र कालिया से चंडीगढ़ की गोष्ठी कहानी सवेरा में मेरा परिचय हुआ, वह बात बात में ठहाके लगाने वाला, अजीबो गरीब किस्से सुनाने वाला, चेन स्मोकर और बेचैन बुद्धिजीवी था। कद 6 फीट और तीखे नाक नक्श, बेहद सुंदर हंसी और हर दिल अजीज। चंडीगढ़ में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान से लेकर कमलेश्वर और राकेश तक सब रवि से मुखातिब थे। जैसा शीर्षक से स्पष्ट है, यह कहानी गोष्ठी पंजाब विश्वविद्यालय के सभागार में सुबह के समय हुई। मेरे लिए हर परिचय नया था, किंतु सबके महत्व से मैं परिचित थी। वहां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह जैसे दिग्गज भी थे। नामवर सिंह जी ने मेरे आलेख की सराहना कर दी। मेरे लिए तो उस दिन यही बड़ा पुरस्कार बन गया। शाम को मैंने वापस दिल्ली जाने की इच्छा व्यक्त की। डॉक्टर मदान और राकेश जी ने मुझे समझाया कि अगले दिन चली जाना। डॉक्टर मदान ने कहा, अभी तुम्हें सुखना झील दिखाएंगे। मैं अड़ गई। मैं कॉलेज में बताकर नहीं आई थी, छुट्टी का आवेदन भी नहीं किया था। यह सोचकर कि रविवार की सुबह गोष्ठी है तो मैं रात तक घर पहुंच ही जाऊंगी। मैं डॉक्टर इंदु बाली के यहाँ ठहरी थी। वहां से अपनी अटैची लेकर आई। सभी सीनियर रचनाकारों का बड़प्पन था कि मुझ जैसे चिरकुट सिलबिल लेखिका को छोड़ने बस अड्डे तक आए। ताज्जुब की तरह रवि ने घोषणा कर दी, मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। सब दोस्त हक्के बक्के रह गए। रवि के हाथ में अपना कोई असबाब नहीं था। राकेश जी और कमलेश जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, उन्हें चले जाने दो, शाम को महफिल का रंग जमेगा। रवि नहीं माने, बस में सवार हो गए। दिन भर में जिस शख्स ने मुझसे नहीं के बराबर बात की, वह रविंद्र कालिया ही था। जबकि बाद में मुझसे पता चला कि मुझे चंडीगढ़ गोष्ठी में बुलाने का प्रस्ताव रवि का ही था। इसकी कोई खबर उन्होंने मुझे न लगने दी। मैं जब बस में चंडीगढ़ चढ़ी, मेरे बगल सीट पर रविंद्र कालिया विराजमान थे। मेरा मन संशय और दुविधा, शिकवा और शिकायत से भरा हुआ था। चंडीगढ़ में दिन भर इस इंसान ने मुझसे सबसे कम बात की थी। शनिवार शाम इंदु बाली जी के घर मुझे स्थापित कर ये जैसे भूल गए थे कि मैं भी आई हूँ। मेरे साथ जाने की कोई तुक नहीं थी। इस वक्त खैर सफर शुरू हुआ। बस के शोर में अपने शब्दों की कमी महसूस नहीं हुई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के शब्दों में, कितना अच्छा होता है एक दूसरे को बिना जाने पास पास होना और उस संगीत को सुनना जो धमनियों में बजता है। बातचीत की पहल रवि ने की। आप सिर्फ कविता लिखती और पढ़ती हैं? नहीं, मैंने बहुत सा गद्य साहित्य पढ़ा है। आपके प्रिय रचनाकार कौन से हैं? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे और निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा को आप कवि मानती हैं या कथाकार? वे कहानी को कविता की तरह तरल और तन्मय बना देते हैं। जलती झाड़ी और वे दिन मेरी पसंदीदा पुस्तकें हैं। रवि ने अज्ञे और निर्मल वर्मा पर निशाना साधते हुए कलावादी और व्यक्तिवादी लेखन पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, हिंदी कहानी इनकी अभिव्यक्ति से बहुत आगे निकल चुकी है। मुझे काफी बुरा लगा कि रविंद्र कालिया मेरे समस्त नायक ध्वस्त किए जा रहे हैं। वे रुके नहीं, उन्होंने उनकी भाषा और भावभूमि को नकार किया। रवि बोले, ये दोनों रचनाकार नकली स्थितियों पर बनावटी भाषा में लिखते हैं। इनकी भाषा में अनुवाद का स्वाद आता है। आपको कौन से रचनाकार पसंद है? मोहन, राकेश, नागार्जुन, अमरकांत, नामवर सिंह। नामवर जी तो आलोचक हैं, मैंने कहा। इससे क्या, उन्होंने आलोचना को रचना की नई ऊंचाई दी है। तभी सब घरघरा कर रुक गई। करनाल आ गया था, पता चला बस खराब हो गई। हमने बस अड्डे पर चाय पी। रवि चाय के साथ सिगरेट पीते रहे। चाय से कम और सिगरेट की चमक से ज्यादा गर्मी निकल रही थी।
आपने हैंगमिन पर गौर किया है? रवि ने पूछा। हैंगमिन मेरे प्रिय लेखक थे। उनकी हर रचना बारंबार पढ़ी थी। उन जैसी भाषा, शैली, पौरुषमय अभिव्यक्ति बिरले साहित्यकारों को मिलती है। हम काफी देर हैंगमिन पर बात करते रहे। बस की मरम्मत हो गई और बस फिर चल पड़ी। एक अजनबी के साथ यह सफर उसी रात यादगार बन गया जब रवि के ठिकाने पहुंच हम रात भर बातें करते रहे। ख्यालों में एक खजाना था जो खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भूल गया हमें अपना सिलसिला, संतरस और विघटन। बिल्स फिल्टर की गंध मेरे लिए सुगंध बन गई। सर्दी में गर्मी महसूस होने लगी। रवि ने पहले दिन से उत्कट प्रेमी की भूमिका निभाई। हमारी मुलाकातों को एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि रवि ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब मुझे ख्याल आया, पापा जिस तरह मुझे तराश रहे थे, उसमें प्यार, मोहब्बत और विवाह जैसी घिटी पिटी परिपाटियों के लिए कोई जगह नहीं थी। दफ्तर से लौटकर वे रोज मुझे इतनी बौद्धिक खुराक पिलाते, इतनी पुस्तकों से लाद देते कि मुझे दिन रात के 24 घंटे कम पड़ जाते। मन ही मन मुझे यह सोचकर अच्छा लगा कि रवि के लिए प्रेम में विवाह का फ्रेम अनिवार्य था। वे चालू फार्मूले के अंतर्गत निष्कर्षहीन निकटता के पक्ष में कतई नहीं थे। मेरी मुश्किल यह थी कि पापा से यह बात कैसे कही जाए। रोज शाम लाहोबीन में रवि मेरी पेशी लेते। कल तुमने पापा से बताया? मैं कहती, पापा ने मौका ही नहीं दिया। रवि रूठ जाते। उनकी सिगरेट की खपत बढ़ जाती। वे गुमसुम बैठ जाते। कपूचिनो कॉफी पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती। रवि कहते, तुम्हें किस बात का डर है? अगर वे हाँ कहें तो ठीक, अगर ना कहें तो तुम अपनी स्लीपर्स पहनकर सीधे आ जाना 5055 संत नगर। यह रवि का पता था। मैं कहती, पापा के नक्शे में मेरी शादी का मुकाम है ही नहीं। रवि हताश होकर कहते, फिर गुफा ही मेरी नियति है। लो, बोहिम रेस्तरां में गर्भगृह जैसा अंधियारा एकांत कक्ष और बना हुआ था जहां प्रेमी जोड़े या खास मेहमान ही बैठते। रवि और हम यहीं बैठा करते। कभी कभी वहां जगह न मिलती तो यार्क रेस्तरां के कोजी नुक में चले जाते। यह रवि की हिम्मत थी कि हमारी पूरी कोर्टशिप के दौरान रवि ने मेरे साथ अच्छी से अच्छी जगहें शामें बिताई। टैक्सी में मुझे घर छोड़ा और कभी रुपए पैसे का रोना नहीं रोया। मैं पर्स लेकर चलती थी मगर खोलती नहीं थी। मेरे मन में प्रेमी की पारंपरिक छवि ऐसे इंसान की थी जो मेरे ऊपर दिल और जेब दोनों कुर्बान कर दे। रवि के अंदर साहस और संकल्प का ऐसा अतिरेक था कि तमाम उलझने, अनसुलझे सवालों के बीच हमारी शादी हो गई। उनके कई हितैषियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मेरे हितैषियों ने मुझे समझाया कि यह लड़का तुम्हें 6 महीने में छोड़ देगा। 12 दिसंबर सन 1915 की शाम मेरे एक हितैषी मेरी एक कविता दिखाते शामियाने में घूम रहे थे। यह कविता त्रैमासिक पत्रिका क ख ग के ताजा अंक में मुख पृष्ठ पर बोल्ड अक्षरों में छपी थी। प्यार शब्द घिसते घिसते चपटा हो गया। अब हमारी समझ में सहवास आता है। हितैषी कह रहे थे, यह शादी नहीं बस कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन लेखक जगत ने हमारा साथ दिया। रवि के संपर्क और दोस्तियां व्यापक थी। मेरे पापा पुरानी पीढ़ी के साथ साथ युवा पीढ़ी के भी निकट थे। शायद ही कोई ऐसा रचनाकार हो जो इस शादी में न आया हो। लेखन जगत के स्वागत भाव ने हमें बहुत बल दिया। यह सब बताने का मकसद यह है कि रवि एक आजाद तबीयत इंसान थे। जब तक कोई उनकी आजादी में खलल नहीं डालता, वे दत्तचित्त अपना काम करते रहते। ऊर्जा इतनी कि दफ्तर से आकर कहानी लिखने बैठ जाते। मन होता तो मेरे साथ समुद्र तट की सैर कराते। लौटकर कुछ देर हम दोनों अनुवाद का काम करते। रवि पंजाबी उपन्यास का हिंदी रूपांतर जुबानी बोलते और मैं लिखती जाती। यह काम इसलिए जरूरी था
क्योंकि रवि ने अपनी शादी का सूट A.K. हंगल से उधार सिलवाया था और उन्हें इसके पैसे चुकाने थे। उन दिनों शराब से उनका कोई वास्ता न था, हाँ सिगरेट पीते थे। मैं SNDC विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी, जीवन बढ़िया बीत रहा था। रवि के साथ अक्सर यह हुआ कि जब जीवन में सुख चैन आया, कोई न कोई जलजला उठा और उन्हें जड़ से हिला गया। धर्म युग में अच्छी भली बीत रही थी पत्रिका के सबसे चर्चित पृष्ठ उनके पास थे। भारती जी उनसे स्नेह करते थे, मगर रवि अपने सहकर्मी स्नेह कुमार चौधरी की खातिर भारती जी से टकरा गए। दूसरों के सवालों को लेकर खलबलाना हम दोनों की फितरत में था। रवि ने यह नहीं सोचा कि चौधरी अपनी परेशानियों से खुद निपट लेगा। इन दोनों को इस्तीफा देने को उकसाने में मेरी बड़ी गलती भारी थी। साल बीतते न बीतते उसी चौधरी ने शुरू किए गए प्रेस की पार्टनरशिप में रवि को जबरदस्त धक्का दिया। धन से अधिक मन की हानि से रवि हिल गए, मुंबई से मन उचट गया। इलाहाबाद में अपना प्रेस जमाने और चलाने में नए किस्म के जीवट की जरूरत थी, जिससे रवि ने किस्तों पर प्रेस लिया। वे बड़े कड़ियल, अड़ियल, सिद्धांतवादी और आदर्शवादी प्रकाशक थे। श्री इंद्रचंद नारंग के एक भाई की स्वाधीनता संग्राम में हत्या हो गई थी। वे स्वयं और उनकी पत्नी दोनों स्वाधीनता सेनानी थे, किंतु वे सरकार से पेंशन नहीं लेते थे। उनका कहना था, हम देश की आजादी के लिए जेल गए, अपने आदर्शों को नगद भुनाने के लिए नहीं। ममता मैम, आवाज मिल रही है? तो ये रवि कथा का कुछ अंश हमने आपको अभी सुनाया और ममता कालिया मैम हमसे पुनः जुड़ गई हैं। हम उनसे इस संवाद को, इस सवाल जवाब को आगे बढ़ाते हैं। मैम, आवाज मिल रही है? आपकी माइक ऑफ है। मैम, आपको आवाज मिल रही है? आवाज में थोड़ा अवरोध है। हम इस प्रसंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों से साझा रखते हैं। इसमें शक नहीं कि हमें इलाहाबाद में दुर्लभ और दिलदार दोस्त और सरपरस्त मिले। अस्क जी और कौशल्या अस्क ने उस वक्त रवि को स्नेह और आतिथ्य का संबल दिया जब उन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत थी। मैं उन दिनों मुंबई में SNDT के हॉस्टल में रहकर नौकरी कर रही थी। रवि इलाहाबाद में नए काम की चुनौतियों से जूझ रहे थे। अगर मशीन मैन गैर हाजिर होता तो रवि मशीन चलाने लगता। चपरासी न होता तो खुद रिक्शे में जाकर स्याही के ड्रम लेकर आते। अल्पसंख्यकों के मोहल्ले रानी मंडी में मुहर्रम के दिन हाय हुसैन का मातम सुनते बीतते। हिंदी भवन और लोक भारती प्रकाशन के अलावा और कहीं से काम का भुगतान मिलना दुष्कर था। हर महीने प्रेस के कर्ज की किस्त चुकाना, कारीगरों को तनख्वाह देना, मकान का किराया भरना और बिजली का भारी बिल अदा करना रवि की जिम्मेदारी थी। इलाहाबाद जैसे लद्दड़ शहर से काम की इतनी उगाही होनी मुश्किल थी। रवि सुस्त और उदास रहने लगे। उन्हें अकेले प्रेस की गाड़ी खींचनी थी और जैसे तैसे घर की भी। एक दिन वे जॉनसनगंज चौराहे पर स्थित डॉक्टर KC दरबारी के यहाँ अपना रक्तचाप दिखलवाने गए तो पता चला कि उनका रक्तचाप बहुत मंद है।
डॉक्टर ने दवाई दी और सलाह कि कभी तबीयत बहुत गिरी हुई लगे तो एक पैक विस्की ले लिए करें। रवि को यह सलाह इतनी पसंद आई कि डॉक्टर दरबारी उनके मित्र बन गए। हालांकि मैंने डॉक्टर दरबारी को कभी पीते नहीं देखा। अगर आप सबको आवाज मिल रही हो मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर मैं दिख नहीं रही हूं तो शायद वो टेक्निकी दिक्कत होगी। एक्चुअली तकनीक की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि कब कौन जुड़ जाएगा और कब कौन वहां से गायब हो जाएगा, यह तय करना मुश्किल होता है। हम इस प्रोग्राम में चूंकि बार बार अवरोध आ रहा, हम इसको यहीं जरूर खत्म करना चाहेंगे। ये अंश हमने आप सबसे साझा किया, यह किताब का ही एक अंश है, इसका ही हिस्सा है। चूंकि रविंद्र कालिया जी और ममता कालिया जी का जो संबंध रहा है वो बहुत ही प्रगाढ़ रहा है। जैसा कि वह अभी अपने बारे में और रवि जी के संदर्भ में बता रही थी कि उन दोनों की जो रिश्ते थे वो दोस्ती वाले थे। अब इनकी आशिकी की जो किस्से हैं वो आप किताबों में सुने, क्योंकि संपर्क न होने से हम उनकी बात आप तक पहुंचाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। रविंद्र कालिया जी के बारे में वो ज्यादा बेहतर बता पाती और कड़ियां हम सबसे जुड़ पाती कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जिया, दोनों दो दिशाओं से मिलकर के जिंदगी को खींच करके इस तरफ लेकर आए। साहित्य में अपना दोनों का एक अलग स्थान है। रविंद्र कालिया जी अगर गालिब छुट्टी शराब के लिए याद किए जाते हैं, 9 साल छोटी पत्नी के लिए हमेशा याद किए जा रहे हैं, तो वही ममता कालिया जी अपने लेखन के लिए हमेशा हम सब युवाओं के लिए प्रेरणाप्रद बनी हुई हैं, प्रेरणाप्रद हैं। अब इस पुस्तक की जो कड़ियां हैं वो आप सबसे साझा होंगी। ममता मैम पुनः जुड़ रही हैं, लेकिन आवाज की संकट है कि आवाज क्यों नहीं आ रही है। अब मैं चेक करती हूँ कि यहाँ से क्या दिक्कत आ रही है। मैम आपको आवाज मिल रही है? आपकी माइक ऑफ है मैम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी माइक ऑफ है, माइक।
सौरभ दीक्षित दी, हमारी तो आवाज मिल रही है। मधु काकरिया मैम, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज कनेक्ट हो जाए, शायद माइक ऑफ है। वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है दोबारा, तो हमने आपसे अंश साझा किया। हाँ, मेरी आवाज मिल रही है, लेकिन ममता मैम की आवाज नहीं आ पा रही है। शायद उनका माइक ऑफ है या कुछ ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके वजह से स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है। रविंद्र कालिया जी के बारे में एक चीज ममता जी ने अभी कहा भी कि वो नए लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते थे। यह बात लिखित तौर पर भी दर्ज है कि उन्होंने नए लोगों को बहुत बढ़ावा दिया, और नए लोगों को न सिर्फ बढ़ावा दिया बल्कि उनकी कहानियों का बहुत विधिवत संपादन भी करते थे। उन्होंने अपने एक संस्मरण में इस बात को बाकायदे लिखा भी है, और उन्होंने यह भी जिक्र किया था कि कई बार जब मैं लेखकों की कोई रचना आ जाती है तो उसको उस सीमा तक जाकर के भी संपादित कर देता था जिस सीमा तक शायद लेखक भी नहीं पहुंचता था। इस संदर्भ को लेकर के 1990 के समय में उनके ऊपर एक आरोप भी लगा था और शायद व्यंग्यात्मक लेख भी उनके ऊपर लिखा गया था। उन्होंने स्वयं इसका जिक्र किया था। हाँ, मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ शालिनी जी। अब देखते हैं कनेक्ट हो पाता है तो हम इसको जोड़ लेंगे, नहीं तो इस अंश के साथ ही मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी और साझा करके खत्म करने की कोशिश करूंगी। गोर्की का जो एक कथन है कि फिल्मेटाइज्म यानी जाहिल व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का जो एक वृत्तांत गढ़ा गया, उसको लेकर के उन्होंने बड़ी बारीकी से अपनी कुछ कहानियों में इसका उल्लेख किया था। नई कहानी के उत्तर काल के खाते पीते त्रिकोण को तोड़ते हुए जो 4 यार की जो टीम तैयार हुई थी, उसने हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया था। यह 4 यार की जो 4.5 यार मैडम ने बताया, तो उस 4.5 यार की जो कहानी है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं भाई, हम आप लोग इंतजार करें, हम कोशिश में हैं कि जुड़ जाएं। शायद रवि कथा में आपको यह भी प्रसंग पढ़ने को मिले कि जब उन्होंने अपना उपन्यास खुदा सही सलामत लिख रहे थे तो कमलेश्वर और उनके बीच की क्या संवाद रहे, शायद वो प्रसंग भी आप इस पुस्तक के माध्यम से जान पाएं। हालांकि वह किताब 2 खंडों में है। पहला खंड जो है अध्यक्ष हुस्नाबाई जो बनारस की थी, काशी की थी, उन पर आधारित है, और दूसरा भाग है वो दूसरे पक्ष को लेकर के। जो पहला भाग है यह एक स्त्री विमर्श है। स्त्री विमर्श से बहुत पहले की भी बात है इसमें, और वेश्याओं पर पहला महत्वपूर्ण उपन्यास के तौर पर यह खुदा सलामत रहा दर्ज किया गया है। रवि कथा एक आत्मकथात्मक उपन्यास शैली की किताब है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। जो थोड़े बहुत अंश अच्छा, मैं थोड़ा सा और कोशिश करती हूँ। बहुत अफसोस की बात है कि ममता मैम हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण था और यह किताब चूंकि अभी आने वाली है, आई नहीं है,
इस किताब से हमें लगता है कि प्रेम और साहित्य की दुनिया में एक नए तरह का विमर्श खड़ा होगा, क्योंकि जब दो साहित्यकार दो अलग संस्कृतियों से मिलते हैं तो उन दो संस्कृतियों के बीच से जब चीजें पैदा होती हैं तो उसमें एक तीसरी संस्कृति उत्पन्न होती है। यह तीसरी संस्कृति समझने के लिए आपको रवि कथा का इंतजार करना होगा। और हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम पुनः ममता कालिया जी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जब हम अगली बार कोशिश करेंगे कि इस संवाद को नए तरीके से फिर से आपसे साझा किया जाए और इसके कुछ और बिंदुओं को और पहलुओं पर आपसे संवाद जोड़ा जाए, जिससे आप समझ सकें कि यह एक प्रेम की जो द्विअर्थी त्रिकोण है। त्रिकोण शब्द इसलिए कि यह प्रेम सिर्फ एक जगह से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि साहित्य के रास्ते से शुरू होकर के जीवन में प्रवेश किया है। इसलिए मैं इसको त्रिकोण मानती हूँ कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलकर साहित्य संस्कृति में घुल मिल गया। तो इस घुलने मिलने की कला, संस्कृति और परंपरा को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इसके अगले हिस्से का इंतजार करें। और हम इसी के साथ आप सबसे इजाजत लेते हैं। और ममता कालिया जी अगर पुनः हमसे जुड़ पाई तो हम आप सबके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तो रवि कथा की रवि कहानी क्या है, कैसे है, किस तरह से है, यह समझने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। और सबसे जरूरी यह है कि हर कदम हमने आशिकी की है तो यह सवाल अभी भी अनुत्तरित रह गया है कि यह आशिकी की जो जुनून है वो कहाँ तक पहुंची और इसने जीवन को क्या मोड़ और दिशा दिया। हम फिर अगली कड़ी में इंतजार करेंगे, आप सबसे संवाद करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया आप सभी दोस्तों, साथी, मित्रों का। नमस्कार।